Dear viewers, Assalamu alaikum. In today's video, we are going to learn that how to draft and publish a good paper. Please consider that it's not about publishing a paper only. It's about publishing a good paper. Because once you publish your paper, it's going to stay online till the end of times. And your competitor are going to read your paper. Your great-grandchildren, even their children may read your paper. So please do take care of the quality of your paper. And before we start, let me give you a very simple example as a case study to understand some key important things. पहली बात ये कि जो रिसर्च आपने 2-4-5 साल लगा के की है और फिर उसकी स्टोरी लिखी है, रिव्यूअर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 30 मिनट में या 1-2 घंटे की रिव्यूइंग के दौरान उसको समझ सकता है फुली कि आपका क्या लॉजिक था, क्यों प्लान की थी आपने ये स्टडी, क्या चाहते थे आप और क्या हासिल हुआ आपको। आपने उसकी हेल्प करनी है। आपने अपनी स्टोरी को इस कदर सादा, कन्विंसिंग, लॉजिकल और इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट करना है कि उसको समझ आ जाए और उसको पसंद आ जाए। दैट्स व्हाट वी वांट। क्योंकि अगर उसको बात समझ आ गई और पसंद आ गई, आवर जॉब इज़ डन। तो सबसे पहले जो सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहता हूँ वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो कुछ यूँ था कि एक लेड का बॉक्स था। लेड के बॉक्स के अंदर सिर्फ एक साइड पर एक होल था और उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल उसने रखा था। लेड बॉक्स उसने क्यों चूज़ किया? क्योंकि लेड एक ऐसी मेटल है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलने वाली रेडियो एक्टिविटी को ब्लॉक करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाने देगी, सिर्फ उसी डायरेक्शन में रेडियो एक्टिव निकलेगी जिधर को होल है। आगे उसने गोल्ड फॉयल रखी हुई है। गोल्ड ही क्यों, आयरन क्यों नहीं? क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल एलिमेंट है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल वहाँ से निकलेगा और वो आगे जाके जब डिटेक्शन सिस्टम में डिटेक्ट होगा तो हम ये समझेंगे कि वो रेडियो एक्टिविटी से ही आ रहा है, वो गोल्ड से नहीं निकल रहा, क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल एलिमेंट है। और आगे उसने एक जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन रखी हुई है। जिंक सल्फाइड क्यों रखा है? क्योंकि जब रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं वो जिंक सल्फाइड के साथ टकराएंगे तो वहाँ से फ्लोरिसेंस पैदा होगी। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक लॉजिकल है, उसकी एक जस्टिफिकेशन है, राइट? ओके, अब अगली चीज़, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है तो रदरफोर्ड ने क्या देखा, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके रिजल्ट्स क्या थे। उसने देखा कि ज़्यादातर जो चमक पैदा होती है वो फ्रंट साइड पे होती है, उसका कुछ हिस्सा साइडवेज पे भी होता है और 1 आउट ऑफ मिलियन फ्लोरिसेंस जो है वो पीछे भी हो रही है जाकर। ये उसके रिजल्ट्स थी और ऑब्जर्वेशन थी। अब इसकी बुनियाद पर वो कंक्लूड क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको हम डिस्कशन और कंक्लूजन कहते हैं। उसने कहा कि चूंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स, अब लॉजिक है इसमें, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैवी हैं और वो इस फॉयल में से गुजर कर आगे जाकर टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब है देयर आर हैवी एम्प्टी स्पेसेस इन द फॉयल। ओके, अब बेशक ज़्यादातर जा रहे हैं, हैवी होने के बावजूद अल्फ़ा पार्टिकल्स कोई चीज़ अंदर ऐसी है जिससे टकरा कर इधर उधर और पीछे भी आ रहे हैं, इसका मतलब है वो इससे हैवियर है और वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो ये कंक्लूजन थे जो उसकी ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स की बुनियाद पर उसने दिए थे, राइट? तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने अपना पेपर ड्राफ्ट कर किस तरह करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि वेयर टू स्टार्ट विद द ईजीएस्ट पार्ट। आपके रिसर्च पेपर में सबसे जो ईजी कंपोनेंट है वो आपके मेथड्स हैं। मेथड्स को आपने लिखना है और रदरफोर्ड की तरह लॉजिकली लिखना है। जो भी एक्सपेरिमेंट आपने प्लान किया है आपने उसकी लॉजिक को एक्सप्लेन करना कि आपने ऐसा क्यों किया है, ताकि जो रिव्यूअर है उसको समझ लग सके कि आपकी जो स्टडी है वो वेल प्लान्ड थी। वरना बहुत सारे रिव्यू एट द एंड वो पूछता है कि ये क्यों किया आपने, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों किया। तो आपने उसको पहले से एक्सप्लेन कर देना है। हेल्प हिम मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट? दूसरी चीज़ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपके मेथड्स हैं वो रिप्रोड्यूसेबल हों। रीडर जब उसको पढ़े तो वो अगर चाहे तो उस एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में दोहरा सके। तीसरी चीज़ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हों, राइट? और यूनिट का एक फॉर्मेट आपने चूज़ कर लेना है। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मिलीग्राम पर लीटर एक ऐसा यूनिट है। मैंने इसको 2 फॉर्मेट आपको, एक ब्लू और रेड में शो किया है। तो इनमें से कोई भी एक या कोई भी तीसरा फॉर्मेट आप चूज़ कर लें और थ्रू आउट वो ही रखें। तमाम केमिकल्स, इक्विपमेंट जो आप यूज़ करें अपने मेथड्स के अंदर, उनका कंपनी, उसका प्रोडक्ट नंबर या उसका मॉडल नंबर अगर वो इक्विपमेंट है तो वो आपने इंफॉर्मेशन उसके अंदर देनी है, ठीक है? ये ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स हाउ वी राइट मेथड्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट रिजल्ट्स एंड डिस्कशन।
तो पहले आपने सिर्फ रिजल्ट्स लिखने हैं, डिस्कशन नहीं लिखनी। रिजल्ट्स लिखते वक्त आपने रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी कि चमक पैदा हुई, आपने सिर्फ ये चीज़ लिखनी है। जो आपको फाइंड हुआ आपने वो सेक्शन वाइज लिखते चले जाना, और सेक्शन की तरतीब उसी तरह होगी जिस तरह आपकी मेथड की स्टोरी है। ओके, और उसके बाद हर सेक्शन के जो रेलिवेंट फिगर्स हैं उनको आपने वहाँ साइड करते जाना है। कोशिश करें अगर एक से ज़्यादा फिगर्स हों जो एक सेक्शन से रिलेटेड हों तो उनको एक फिगर में कंबाइन कर दें। फॉर एग्जांपल फिगर 1A 1B CD ABCD इनको लेबल कर दें ताकि ज़्यादा आसान हो समझना, स्टोरी ज़्यादा क्लियर हो, राइट। ओके, और आपकी जो फिगर्स हैं उनकी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए। सब फिगर्स का जो आपने ABCD किया उनका साइज़, उनका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट सब एक जैसा होना चाहिए। इससे उनकी आउटलुक बेहतर होगी, वो अगली नज़र नहीं आएंगे। ओके, अब आपने सारे रिजल्ट सेक्शन वाइज लिख लिए। अब आपने लिखनी है डिस्कशन। डिस्कशन लिखते वक्त आपने एक सेक्शन की डिस्कशन सिर्फ एक वक्त में लिखनी है। उस सेक्शन को आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने जो रेलेवेंट पेपर्स हैं 30 40 50 पेपर्स आपके पास होंगे, आपने सिर्फ उस सेक्शन के को पढ़ना है कि उन्होंने अपने उस रिज़ल्ट को कैसे एक्सप्लेन किया है। और फिर जब आप 5-10 पेपर पढ़ लेंगे तो फिर उस सेक्शन को आपने डिस्कशन लिखनी है, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम देयर डिस्कशन। उसको लिख के फिर अपने रिजल्ट्स को उनके साथ आपने कंपेयर करना है और फिर उनको अपने साथ में रेफरेंस साइड करते जाना है। जिन स्टडीज़ से आपके रिजल्ट्स बेहतर हैं आपने उनके साथ भी बताना है, जिनसे अच्छे नहीं हैं या जिनसे कंपेयर लें वो सभी आपने बतानी है। रिव्यूअर्स एक्सपर्ट हैं, आपने हाइड नहीं करना इन्फॉर्मेशन को, राइट। इससे प्रोफेशनलिज्म आपका रिव्यूअर को या एडिटर को नज़र आएगा। डिस्कशन लिखते वक्त आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने कोशिश करनी है कि पिछले 3 4 5 साल के पेपर्स के साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाए, राइट। ज़्यादा पुराने अगर कुछ हैं रेफरेंस जो साइड करना ज़रूरी हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि लेटेस्ट पेपर्स के साथ अपनी फाइंडिंग को कंपेयर करें। इसका एक एडेड बेनिफिट भी है जो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उसके बाद आपने लिखना है कंक्लूजन एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो रदरफोर्ड के मॉडल में आपने देखा कि उसके रिजल्ट्स जो थी वो चमक थी और कंक्लूजन उसने उससे किया। तो जो कंक्लूजन है वो रिजल्ट नहीं होता, कंक्लूजन रिजल्ट पर बेस्ड फैक्ट होता है जिसको आपने डिस्कवर किया है, तो उसको आपने लिखना है। कंक्लूजन लिखते वक्त आपने बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना, चीज़ों को हाइप नहीं क्रिएट कर देनी कि इससे अब ऐसे होगा, नो, रियलिस्टिक रहना है। और एक चीज़ आखिर में आपने करनी है, दैट शुड बी लिटिल ट्रिकी, कि आपने अपने रिजल्ट्स की जो खामियां, जो कमियां रह गई हैं, जो मुकम्मल नहीं हो सकी, जो आप अचीव नहीं कर सके, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपने उसको टर्न कर देना है फ्यूचर रिकमेंडेशन में कि ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, इस पर फ्यूचर पे काम किया जाना चाहिए, राइट। सो दैट्स हाउ यू कवर द वीकनेस ऑफ योर पेपर। ओके, इसके बाद जब आप ये कर लें तो अब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। नो, इंट्रोडक्शन लिखने का टाइम है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन और कंक्लूजन लिखने के बाद, क्योंकि नाउ यू रियली नो दैट अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर रिव्यूअर एंड रीडर। ओके, तो इंट्रोडक्शन जो है इसको 3 से 4 पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें। पहले पैरे में सिंपल होगा। अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल की एग्जांपल लें तो आप यूँ कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं और एलिमेंट्स की सभी प्रॉपर्टीज़ एटम्स पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि एटम के स्ट्रक्चर को समझा जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझे बगैर हम प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझ सकते। वेरी जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इट शुड बी अ स्मॉल पैराग्राफ। अब अगला पैरा, एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए लोगों ने मुख्तलिफ तरह की अप्रोचेज़ इख्तियार की हैं। फ़लाँ ईयर में फ़लाँ साइंटिस्ट ने ये काम किया था और उसकी ये फाइंडिंग थी, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। दिस इज़ हाउ यू राइट दी स्टोरी अबाउट दैट वर्क, के लोगों ने क्या काम किया हुआ है, राइट। उसके बाद आप देंगे कि बेशक ये हो चुका है लेकिन स्टिल अभी हमें क्लियर नहीं है, स्टिल अभी फ़लाँ एस्पेक्ट अभी पता नहीं है, फ़लाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कमर्शलाइजेशन में ये इशू है। मीन्स यू डिस्कस दी मिसिंग गैप, कि क्या गैप स्टिल अभी भी है, अभी भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये कौन सा गैप होगा जिसको आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिस पर आप फोकस करेंगे, वो गैप आप मेंशन करेंगे जिस पर आपकी स्टडी फोकस थी, राइट। तो जब वो वाला पैराग्राफ आप लिखेंगे तो उसमें आप अपने काम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि ये काम हमने इस गैप को या इस रीज़न को सामने रखते हुए हमने ये स्टडी प्लान की थी और हमारी फाइंडिंग से फ़लाँ प्रॉब्लम हल होगा और फ़लाँ सोल्यूशन जो है वो सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस जब आपने जो अपने पेपर साइट किए हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो टारगेट फील्ड्स के जो आपके जो टारगेट
टारगेट जर्नल हैं आपके फील्ड के रेलेवेंट जो हैं उसमें से हो, क्योंकि उनमें से ही किसी जर्नल में आप पेपर सबमिट करने जा रहे हैं, राइट। और जो मैंने कहा कि पिछले 3-5 साल के पेपर आपने साइट करने हैं, उसकी क्या रीज़न है? जो एक तो एडिटर को या जो आपके जो एडिटोरियल ऑफिस होगा, जो आपके इनिशियल प्रोसेसिंग करेगा आपके पेपर की, उनको ये लगेगा, वो इससे असेस करेंगे कि क्योंकि हमारे जर्नल के रीसेंट पेपर इस पेपर में साइट हुए हैं, इसका मतलब है कि हम इस काम से रिलेटेड को रिसेंटली पब्लिश कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जर्नल ये चाहता है कि उनके पेपर साइट किए जाएं, क्योंकि जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो पिछले 3 साल के पेपर्स की बुनियाद पे होता है। तो ऐसा एडिटर्स किसी को कहता नहीं है कभी कि आप ये करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो ये चाहते हैं, राइट। सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिकी कार्ड हियर, ओके। में जब आप ये सारे सेक्शन लिख लें तो इसके बाद आपने लिखना है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, एक होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट जिसमें एक 1 पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट जिसके अंदर डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं। स्ट्रक्चर्ड हो या नॉन स्ट्रक्चर्ड हो, उन दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। पहले 1-2 सेंटेंसेस जो हैं वो इंट्रोडक्टरी और बैकग्राउंड और इम्पोर्टेंस देंगे आपकी काम की, बड़े केयरफुल आपने ये वर्ड चूज़ करने हैं। अगली 3-4 स्टेटमेंट्स जो होंगी वो मेथड्स या वो अप्रोच बताएंगी जो आपने यहाँ पर अप्लाई की है। उसके अगले जो 3-4-5 सेंटेंसेस होंगे वो आपके रिजल्ट्स और आपकी फाइंडिंग्स बताएंगे। आखिरी जो 1-2 सेंटेंसेस होंगे वो आपके काम की सिग्निफिकेंस, नोवेलिटी बताएंगे, और वो बताएंगे कि आपके काम की जो फ्यूचर एप्लीकेशन है, ये फ्यूचर ट्रेंड इसमें जो है वो क्या है। 30 से 40% जो है वो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपके मेथड्स और ऑब्जेक्टिव वगैरह पर होगा, और 40-50% जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट का जो हिस्सा है वो आपकी रिजल्ट्स, आपकी फाइंडिंग और आपकी सिग्निफिकेंस बता रहा होगा, और 10-20% जो है वो नोवेलिटी और जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है उसको बता रहा होगा, राइट। ओके, इसके बाद आपने लिखना है अपने पेपर का टाइटल। टाइटल एंड पर इसलिए लिखना है कि नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द होल स्टोरी, ओके। और आपने बहुत सारे पेपर्स पढ़ लिए हैं, अब आप एक बेटर टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल में एक अट्रैक्टिव फाइंडिंग लिखें, लेकिन वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करती हो आपके काम को, राइट। तो पहले एक बड़ा टाइटल आप लिख सकते हैं, उसके बाद उसको 2-4 बार पढ़ के फर्दर उसको रिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो व्हेन यू आर डन विद ऑल दैट, तो अब आपने एक टारगेट जर्नल चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है जिसमें आप अपना पेपर भेजने वाले हैं, और उसके बाद उसमें इंस्ट्रक्शन टू ऑथर्स केयरफुली पढ़ना है। बहुत सारे पेपर्स एडिटर्स इसलिए रिटर्न कर देते हैं क्योंकि वो जर्नल के फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट नहीं किए होते। तो उससे क्या होता है कि व्हेन पेपर इज़ रिटर्न टू यू, योर मोरल इज़ डाउन, आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो आपने केयरफुली यहाँ चेक कर लेना है, सभी फिगर्स टेबल्स की कंसिस्टेंसी को देखना है। फिगर्स जो हैं स्पेशली वेल लेबल्ड हों, फिगर्स का जो फिगर लीजेंड होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, रीडर को उस फिगर के बारे में जानने के लिए पेपर में नहीं जाना पड़े, वो फिगर के नीचे जो कैप्शन दिया हुआ उसी में क्लियर हो कि ये क्या है, क्यों है, और ये सारी इसकी कौन सा मेथड था और क्या फाइंडिंग है। फिगर की रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए, राइट। ओके, सो वंस यू आर डन विद दैट, have a final check and send it to your supervisor and leave the authors list to your supervisor. He or she may decide about that. उम्मीद है इस वीडियो का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। My best wishes.